तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी, अपना और अपनों का ख्याल रख रही होगी। आज की कहानी सुनाओ सोनम की। 20 दिन का सस्पेंस खत्म हुआ और सोनम को क्यों अब जेल जाना पड़ेगा और सुप्रीम कोर्ट में क्या कुछ हुआ। उससे पहले जंतर मंतर की थोड़ी सी बात करते हैं। कल रात को मैं जंतर मंतर पर था, वहाँ से एक शो करना था, वारदात वो किया। क्राइम तक पे भी आप में से बहुत सारे लोगों ने देखा, बहुत सारे लोगों ने सराहा, तो शुक्रिया आप सभी का। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग जो दिल्ली में नहीं हैं, दिल्ली के बाहर के हैं, देश के बाहर हैं। कुछ चीज़ें जंतर मंतर के बारे में आज आपको बताता हूँ ताकि आप सुनकर महसूस करें कि आप भी शायद वही हों। जो कुछ मैंने देखा वही आंखों देखी आपको बताता हूँ। मैं सैकड़ों बार जंतर मंतर जा चुका हूँ, क्योंकि मुझे जब मैंने अपना करियर की जब शुरुआत की थी प्रिंट में, तो मुझे आज भी याद है पहला असाइनमेंट ही जंतर मंतर का मिला था मुझे। उस वक्त अर्जुन सिंह हुआ करते थे HRD मिनिस्टर, और उसको लेकर कुछ रैलियां चल रही थी और मुझे कवर करने के लिए भेजा गया था, क्योंकि मैं जस्ट नया मोस्ट जूनियर था। तो पहली बार मैंने जंतर मंतर को उस नज़रिए से देखा था, एक जर्नलिस्ट के नज़रिए से। और फिर उसके बाद न मालूम कितनी बार गया, कितनी बार वाटर कैनन पूरा भीगा भी हूँ, जो पानी की बौछारें होती हैं। एक दो बार मामूली डंडे भी खाए हैं, क्योंकि आपको भीड़ में भागना भी होता है। तो बहुत सारे अलग अलग चेहरे देखे। जंतर मंतर एक ऐसी जगह है जिसका नाम भी बड़ा अजीब है, जंतर और मंतर। लेकिन इस नाम के पीछे एक कहानी है। कहानी ये है कि ये वो जगह है जिसको 18वीं सदी में जो महाराजा सवाई जय सिंह सेकंड इन्होंने बनवाया था। और उसकी वजह ये थी कि तारों, समय और ग्रहों की चाल को जानने के लिए ये एक तरह से एक विज्ञान की प्रयोगशाला। जंतर का मतलब मशीन और मंतर का मतलब होता है समय और ग्रहों की चाल को पकड़ने वाला उपकरण। तो वक्त और ग्रहों की चाल को पकड़ने वाली मशीन यानी जंतर मंतर। इसलिए जंतर मंतर का ये जन्म हुआ था 18वीं सेंचुरी में। और तब जंतर मंतर बस यही था। दिल्ली में एक जो भी सैलानी आते हैं घूमने के लिए, एक बेहतरीन जगह जैसे इंडिया गेट, कुतुब मीनार, लाल किला, तो एक जंतर मंतर भी होता, बड़ा फेमस। बचपन में मैं भी उससे गया था कि जंतर मंतर देखना है, क्योंकि बड़ा सुना था। पर जंतर मंतर पहले धरना प्रदर्शन के लिए नहीं हुआ करता था। ये एक टूरिस्ट प्लेस था, एक तरह से ऐतिहासिक। तब दिल्ली में धरना प्रदर्शन बोट क्लब पर हुआ करता था। अगर आप में से बहुत सारे लोग दिल्ली आ चुके हैं तो इंडिया गेट से एक सड़क जाती है जो सीधे राष्ट्रपति भवन तक, एकदम स्ट्रेट सड़क है, वो आपने देखी होगी। तो वही वो राजपथ भी कहलाता है, जिस पर 26 जनवरी की परेड होती थी, या अभी भी होती है। तो उसी सड़क के दोनों किनारों को बोट क्लब कहते हैं। 1988 में महेंद्र सिंह टिकैत हमारे देश के सबसे बड़े किसान के नेता थे। उन्होंने अपनी कुछ मांगों के साथ बोट क्लब पर धरना प्रदर्शन किया, और बोट क्लब पर तब धरना प्रदर्शन होता था। और ये वो धरना प्रदर्शन था जिसमें रिकॉर्ड करीब 5 लाख किसान देश भर से दिल्ली के बोट क्लब पहुंच गए। और वो भी कैसे, वो सब अपनी बैलगाड़ी में, उनकी गाय भी साथ में, बैल भी साथ में, चारपाई लेकर, हुक्का लेकर, खाना पीना, चूल्हा सब लेकर। और कई दिनों तक बोट क्लब पर उन लोगों ने डेरा डाला हुआ था। और उस वक्त प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी। इस किसान आंदोलन के दौरान बहुत सारे किसान घूमने भी निकल जाते, तो बराबर में ही बोट क्लब के सबसे बड़ा कनॉट प्लेस, तो हर तरफ उन्हीं की भीड़। और उस वक्त दिल्ली बड़ी साफ सुथरी, बहुत कम गाड़ियां हुआ करती थी। अब 5 लाख किसान, इतने सारे बैलगाड़ी और ये सब, आप समझ रहे हैं। तो ये जो पूरी नई दिल्ली की शक्ल है वो बदल गई थी, और सारे परेशान थे कि क्या करें। 5 लाख मेहमान अचानक आ गए दिल्ली में, और वहीं डेरा डाले हुए, वहीं खाना बन रहा है, वहीं सो रहे हैं, वहीं नहा रहे हैं। और सामने नॉर्थ ब्लॉक, साउथ ब्लॉक, प्रेसिडेंट हाउस, पार्लियामेंट। तो खैर उनका लंबा धरना चला, और आखिर में उनकी 35 मांगे मानी गई। और तब महेंद्र सिंह टिकैत जी ने अपना धरना खत्म किया और किसान लौट गए। जब वो लौटे तो दिल्ली की अजीब सूरत थी। पूरा बोट क्लब और उसके आसपास हर तरफ गंदगी ही गंदगी। तब उसके बाद तय हुआ कि नहीं,
आने वाले वक्त में धरना प्रदर्शन के लिए कोई और जगह होनी चाहिए, इसलिए कि ये एक बहुत ही वीवीआईपी इलाका है, मतलब सरकार की जान है उस इलाके में बसती है। प्रेसिडेंट हाउस से लेके पीएम हाउस, डिफेंस मिनिस्ट्री, होम मिनिस्ट्री, फाइनेंस मिनिस्ट्री, सब वहीं पे, पार्लियामेंट वहीं पे। तो ये हो कि और कौन सी जगह, तो पहले कुछ दिल्ली के बाहरी इलाकों को चुनने की बात हुई, बात बनी नहीं। फिर अचानक ख्याल आया कि एक काम करते हैं, जंतर मंतर को दे देते हैं। अब जंतर मंतर को धरने की जगह बनाने के पीछे कई वजह थी और बड़े काम की वजह थी। एक ये कि जंतर मंतर बिल्कुल संसद यानी पार्लियामेंट की दहलीज पर है, पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने से जस्ट पहले है। जंतर मंतर में एंट्री और एग्जिट पॉइंट बने हुए हैं, मतलब आप वहाँ कहीं और से दाखिल नहीं हो सकते हैं, और वो एंट्री और एग्जिट पॉइंट बहुत सही है और अंदर बहुत बड़ी जगह नहीं है। इसका मतलब है कि उस जगह पे धरना प्रदर्शन करने के लिए महेंद्र सिंह टिकैत जैसे 4-5 लाख किसान नहीं पहुंच सकते हैं, इतनी जगह है ही नहीं, मतलब कुछ हजार ही वहाँ हो सकते हैं, और एंट्री एग्जिट पे कंट्रोल होगा। दूसरा, जो आए हैं उनकी मांग है, पार्लियामेंट के पास है, धरना प्रदर्शन करेंगे, चले जाएंगे। तो जंतर मंतर को ये तय किया गया कि देते हैं। 1993 में दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स यूनियन, डूसू का चुनाव होता है। डूसू के प्रेसिडेंट दिल्ली यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर के खिलाफ बहुत सारे एजिटेशन हुए, तो डूसू यानी दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स पहुंच गए जंतर मंतर, और वहां उन्होंने धरना प्रदर्शन देना शुरू कर दिया। ये पहला ऑफिशियल था जब बड़ी तादाद में, उस वक्त 93 में दिल्ली के बहुत बड़े तादाद में स्टूडेंट जंतर मंतर पर आ गए, और ये जंतर मंतर पर पहला ऐसा प्रोटेस्ट था जिसमें बहुत बड़ी भीड़ थी। वहीं से शुरुआत हो गई 1993 से। इसके बाद तो फिर जिसको भी जो गुस्सा होता, उसकी डिमांड होती, सीधे अपनी आवाज़ सरकार तक पहुंचने के लिए जंतर मंतर उनका नया पता होता। फिर आने वाले वक्त में एक फिल्म भी आई थी कि अपना एक शख्स है जो जिंदा है, लेकिन उसको कानून ने मुर्दा मान लिया कागज़ों पर, वो खुद को जिंदा दिखाने के लिए जंतर मंतर पर आकर बैठ गया। उस वक्त ऐसे बहुत सारे आंदोलनकारी, प्रदर्शनकारी होते थे जो महीनों महीनों जंतर मंतर पर बैठे रहते थे, कागज़ के पूरे ढेर लेकर, कि कोई उनकी सुन ले। फिर वक्त बीता, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी के धरने प्रदर्शन वहीं पे होने लगे, फिर किसान वहाँ पर आने लगे, फिर लोकपाल को लेकर होने लगा, फिर अन्ना हजारे आंदोलन 2011 अप्रैल का महीना, स्टूडेंट्स के, देश के बाहर के जितने लोग नाराज होते वो भी आके जंतर मंतर पर बैठ जाते। तो जंतर मंतर फिर एक पहचान बन गई। असल में बहुत सारे लोग कहते हैं कि सही मानों में लोकतंत्र जंतर मंतर से ही शुरू होता है, क्योंकि लोकतंत्र में लोग आकर वहाँ अपनी आवाज़ उठाते हैं, और ठीक उसके सरहद पर पार्लियामेंट है जहाँ तक वो अपनी आवाज़ पहुँचाना चाहते थे। तो जंतर मंतर की पहचान एक आंदोलन, धरना प्रदर्शन, क्रांति, इसी के लिए हो गई। और अब एक बार फिर से जो देश के छात्र हैं, नीट का पेपर लीक हुआ, वो धीरे धीरे वहाँ बैठ गए। कल रात जब मैं वहाँ गया, तो इससे पहले 20 जब अभी प्रोटेस्ट हुआ था जिस दिन, बहुत सारी लाठियाँ चली, बहुत सारी चीज़ें हुई, डिटेल में आपने रिपोर्ट भी देखी। तो रात करीब 11 बजे तक वहाँ ऐसा लग रहा था जैसे मेला है। सीपी बिल्कुल बराबर में है, जहाँ पर जंतर मंतर की एंट्री, उसके सामने बहुत सारे आपके मैकडी और ये सारी चीज़ें हैं। तो मैंने देखा कि लोग खुद कंट्रोल कर रहे हैं, बहुत सारे जो बच्चे हैं, और ज़्यादातर मुझे वहाँ पर उस वक्त स्टूडेंट ही दिखाई दिए, और दूर दूर से आए हुए। डीयू से तो है ही है, दिल्ली में ही अलग अलग कई यूनिवर्सिटी हैं, जेएनयू है, जामिया है, डीयू है, ओपन यूनिवर्सिटी और भी है। तो वो सारे वहाँ पर बच्चे, और जिधर जाओ कोई हाथ में पानी का बोतल लिया हुआ है, कोई खाना लिया हुआ है, जो भी वहाँ आ रहा है वो उसको पानी पिला रहे हैं, खाना दे रहे हैं। पता चला कि वहाँ पे आसपास में ऐसे कई रेस्टोरेंट हैं जिनको गुमनाम लोग पैसे दे रहे हैं और कह रहे हैं यहाँ जो भी आए 1000-2000 डब्बे पिज़्ज़ा से लेके, बर्गर से लेकर बाकी खाने के प्लेट्स हैं, वो आप दो, पैसे मत लेना। तो ऐसे लोग, और बहुत सारे लोग तो घर घर से लेकर चले आ रहे हैं। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा हाथों में खाने के पैकेट हैं, पानी के बोतल लेकर जा रहे हैं और दे रहे हैं। वहाँ चारों तरफ पुलिस भी है। अब उन पुलिस वालों में से कई की मेरी कल बात हुई, कई से। जो प्रोटेस्ट हुआ था अभी संसद भवन पर जाने के लिए,
20 जुलाई को, उस दिन जो पुलिस वाले थे और इस वक्त जो जंतर मंतर के इर्द गिर्द पुलिस वाले हैं, उन दोनों में बड़ा फर्क था। उस दिन शायद खास तौर पर बुलाया गया था उन पुलिस वालों को कि आपको कैसे फोर्सफुली हैंडल करना है। इस वक्त जो पुलिस वाले हैं, मैंने देखा कि ज़्यादातर स्टूडेंट्स के साथ उनके रिलेशन बड़े अच्छे हैं। बहुत सारे बच्चे उनको पानी की बोतल जैसे बाकी लोगों को देख रहे हैं, वो भी खड़े हैं। उमस दिल्ली में बहुत है, पसीने पसीने, गर्मी भी बहुत है, तो वो भी पसीने पसीने, वर्दी भी भीग रही है, तो उनको पानी की बोतल। अब कुछ पुलिस वालों ने तो पानी के बोतल लिए भी, जब मैं वहाँ था, अपनी बात बता रहा हूँ, कुछ ने मना किया। लेकिन फिर अचानक जो पुलिस वाले पानी की बोतल लेते हैं और जैसे ही देखते हैं कि कुछ लोग मोबाइल में शूट कर रहे हैं, बहुत सारे वहाँ पर आजकल बहुत सारे लोग शूट कर रहे हैं, उसकी एक वजह और भी है, ये जो मीडिया है, कि वो मीडिया वहाँ पर जाकर क्या बोल रही है, वो लोग उसको रिकॉर्ड कर रहे हैं। और आपको पता है कि मीडिया को लेकर इस वक्त वहाँ पर माहौल अजीब सा है। तो खैर, जैसे ये पुलिस वालों को पानी देते या कुछ खाने का पैकेट देते, कुछ पुलिस वाले ले भी लेते, लेकिन जब देखते कि कैमरा ऑन है तो बेचारे वापस कर देते, इस डर से कि कहीं उनके सीनियर ने देख लिया, वीडियो देख लिया, उनका पानी पीते हुए देख लिया, तो पता नहीं क्या एक्शन ले लें। लेकिन वो सारे पुलिस वाले, मैंने देखा कि लगभग ज़्यादातर एक तरह से ड्यूटी दे रहे, बल्कि कुछ पुलिस वालों से बात की तो पता चला कि उनके अपने बच्चे भी इस प्रोटेस्ट में शामिल हैं। और वहाँ पे एक दिक्कत ये है कि नेटवर्क है नहीं मोबाइल का, वो नेट काट रहे हैं जंतर मंतर के आसपास, तो उसकी वजह से मोबाइल पे बात करना मुश्किल है। मैं भी वहाँ जाकर अपने ऑफिस से कट गया था, बात नहीं कर सकता था। सीपी में हमारा एक ऑफिस है, वहाँ गया, वहाँ पे भी नेट काम नहीं कर रहा था, तो एक मुश्किल है। लेकिन ज़्यादातर पुलिस वाले और इस वक्त जो बच्चे हैं, उनका रिलेशन देखकर मुझे बड़ा अच्छा लगा। और इस तरह के सिचुएशन को कैसे हैंडल करते हैं, इसके लिए भी बहुत ज़रूरी है। शायद दिल्ली पुलिस ने बहुत सारे ऐसे लोगों को वहाँ भेजा है जिनको एक तजुर्बा, एक्सपीरियंस है, क्योंकि सामने हैं तो वो स्टूडेंट्स ही, और जितने पुलिस वाले हैं उन सबके बच्चे भी स्टूडेंट ही होंगे, तो कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा मेल खा रहा है। आज लेकिन ये हुआ कि सीपी को शाम को बंद कर दिया गया, कनॉट प्लेस, ठीक जंतर मंतर के सामने जितने भी खाने पीने की चीज़ें, जो रेस्टोरेंट हैं, होटल है, उसको बंद कर दिया गया। और जो एनडीएमसी, न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, इस एरिया को पूरा जो अंडर में आता है, और उस एनडीएमसी की जो मार्केट एसोसिएशन है, उन्होंने ये कहा कि भाई अपील करते हैं कि आप लोग बंद कर दो। रीज़न क्या दिया, किससे नुकसान हो सकता है। हालांकि क्या नुकसान होगा मुझे मालूम नहीं, क्योंकि इतने दिन से प्रोटेस्ट चल रहा है, और जब उन रेस्तरां को बाकायदा लोग पैसे दे देकर बच्चों तक खाना भिजवा रहे हैं, तो वहाँ कोई ऐसी लूट पाट की कोई इंसिडेंट एक भी नहीं हुआ अभी तक। तो अब उन रेस्तरां को बंद करने के पीछे क्या लॉजिक या मकसद है मुझे नहीं मालूम, लेकिन बंद कर दिया गया। अब ये बंद करने से जाहिर सी बात है कि एक आप फूड चेन काटने की कोशिश कर रहे हैं, जो खाना पहुँच रहा है, तो वो खाना कैसे पहुँचेगा। तो अब ये है कि घरों से लोग ला कर देंगे या कहीं और से कुछ दूसरा तरीका होगा, लेकिन सीपी को बंद कर दिया गया। आज नेट बंद है, रेस्तरां बंद हो गए हैं, अब वहाँ तक खाना पीना कैसे पहुँचेगा ये मुझे मालूम नहीं है। लेकिन कल वहाँ जाने के बाद जो चीज़ें देखी, मतलब जंतर मंतर 2011 वाला जो अन्ना हज़ारे जैसा था, मैंने बहुत सारे देखे, फैमिली छोटे छोटे बच्चों को लेकर चले आ रहे हैं। क्यों, मैंने पूछा भी कुछ लोगों से, उन्होंने कहा बस बच्चों की जिद थी कि चलना है, हमें प्रोटेस्ट देखना है, तो वो लेकर आ गए। तो मतलब एक मेले जैसी चीज़ है। सैटरडे संडे आने वाला है, और अगर ये अभी बातचीत बनी नहीं है, हालांकि गवर्नमेंट ने आज एक बातचीत के लिए कहा है कि हम बातचीत को तैयार हैं। जो प्रोटेस्टर वो लीड कर रहे हैं सब, कॉकरोच जनता पार्टी, जेपी नड्डा की तरफ से ये बयान आया है कि मेरे दफ्तर या मेरे घर पर आप बात करने के लिए आ सकते हैं, लेकिन कॉकरोच जनता पार्टी की तरफ से कहा गया कि ना हम आपके दफ्तर में बात करेंगे, ना आपके घर पर बात करेंगे, या तो आप जंतर मंतर आइए बात करने के लिए, या फिर किसी न्यूट्रल प्लेस पे हम बात करेंगे। तो अब देखिए क्या बात होती, क्योंकि इनकी मांग तो सीधे सीधे एजुकेशन मिनिस्टर यानी शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के रिजिग्नेशन से कम में मानने की बात ही नहीं कर रहे हैं। तो प्रोटेस्ट जारी है, और आने वाले दिनों में देश भर में इस प्रोटेस्ट के लिए कहा गया है। अब आज सीपी बंद होने का क्या असर होता है ये बाद में पता चलेगा। तो कुल मिलाकर जंतर मंतर इस वक्त लगभग
15 साल पुरानी जो सारी यादें और तस्वीर थी, कहीं ना कहीं वो सारी चीज़ें उभर कर वापस आ रही अन्ना हजारे के दौर की। और अब देखना ये भी है कि जो सोनम वांगचुक हैं अभी मेदांता में है, क्योंकि उनको सफदरजंग में दिल्ली पुलिस ने भर्ती किया था। हाईकोर्ट के आदेश के बाद फिर कहा गया कि भाई हम सरकारी में नहीं प्राइवेट में जाना चाहते हैं, तो हाईकोर्ट ने ऑर्डर दिया है, तो वहाँ पर हैं। तो उनकी वापसी की अभी कितनी उम्मीद है कि वापस जंतर मंतर पर ज्वाइन करेंगे, ये भी देखना होगा। तो कुल मिलाकर कहानी ये है कि जंतर मंतर पर छात्रों का मेला लगा हुआ है और वो लोग अपनी मांग को लेकर वहाँ बैठे हुए और धरना दे रहे हैं। तो जंतर मंतर की कहानी तो आपको बता दी। आज उसी जंतर मंतर से मुश्किल से कितना कम 3 किलोमीटर की दूरी पर देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट है, और सुप्रीम कोर्ट में एक फैसला आया। कमाल यह है कि इस फैसले से एक दिन पहले कल इसी सुप्रीम कोर्ट से एक और फैसला आया था। कल सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और उनके साथ एक और जज, उनकी बेंच ने एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैसला दिया था। इन दोनों ने एक केस के सिलसिले में फैसला देते हुए एक कमेंट्स किया, एक टिप्पणी की। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने उन्होंने कहा कि अगर कोई हाई कोर्ट, देश की जितनी भी हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट किसी को जमानत दे दे तो उसे फाइनल जमानत मानना चाहिए। फिर उस जमानत के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में आने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो जमानत फाइनल मानी जाए। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई हाई कोर्ट किसी को जमानत दे दे तो सुप्रीम कोर्ट उस जमानत के फैसले को पलटेगी नहीं, वो जमानत बरकरार रहेगी। ये एक कमेंट था सुप्रीम कोर्ट का एक फैसले में। तो जब ये आया तो मैं ये सोच रहा था कि अगर हाई कोर्ट किसी को जमानत दे दे तो फिर सुप्रीम कोर्ट उस फैसले को पलटेगी नहीं। तो इसका मतलब ये हुआ कि सोनम की भी जमानत रद्द नहीं होगी, पलटा नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि सोनम को भी जमानत एक हाई कोर्ट ने ही तो दी है, मेघालय हाई कोर्ट ने। तो फिर आज का फैसला मुझे लगा यही आएगा, सोनम की जमानत बरकरार। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। हुआ यह कि 20 दिन के सस्पेंस के बाद सुप्रीम कोर्ट ने आज फैसला सुनाया और सोनम रघुवंशी की जमानत रद्द कर दी, कैंसिल कर दी, और कहा कि आपके पास 3 हफ्ता है, आप 3 हफ्ते के अंदर सरेंडर कर दीजिए। सरेंडर करने का मतलब यह है कि आप वापस जेल चली जाइए जहां से आप आई हैं, जहां पिछले 10 महीने से आप रह रही थी। तो अब सवाल यह कि एक ही दिन में सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा है कि हाईकोर्ट के फैसले को फाइनल माना जाए बेल के, और अगले दिन सोनम के मामले में अलग फैसला। ऐसा क्यों? तो हमारे जो साथी रिपोर्टर हैं संजय शर्मा, उन्होंने एक सुप्रीम कोर्ट के लॉयर से बात की और तब उन्होंने बताया कि इंडिविजुअल मैटर में, जैसे अगर कंप्लेनेंट एक आम आदमी है, मैं हूं, और मैं सुप्रीम कोर्ट जाता हूं कि ये बेल हाई कोर्ट ने गलत दिया है, तो सुप्रीम कोर्ट उसे नहीं मानेगी। सुप्रीम कोर्ट कहेगी नहीं, जो हाई कोर्ट ने दिया वही फाइनल है। लेकिन उसी सुप्रीम कोर्ट में अगर कोई स्टेट यानी सरकार सीधे पहुंच जाए और कहे कि ये बेल गलत है, तो सुप्रीम कोर्ट उसकी सुनवाई करेगी। यानी सरकार की बात सुप्रीम कोर्ट सुनेगी और इंडिविजुअल कोई जाएगा, हमारे आप जैसा बंदा, तो उसकी बात की सुनवाई नहीं होगी, हाई कोर्ट के फैसले को ही आखिरी फैसला माना जाएगा। अब चूंकि सोनम के बेल को चैलेंज मेघालय पुलिस यानी मेघालय गवर्नमेंट ने किया है, तो यह इंडिविजुअल मैटर तो रहा नहीं, तो ये सरकार आ गई बीच में। तो इसीलिए इसको उसी तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने लिया और फिर अपना फैसला सुनाया। सोनम को पहले शिलोंग की लोअर कोर्ट ने 27 अप्रैल को, और फिर मेघालय हाई कोर्ट ने 29 जून को जमानत दी थी। लोअर कोर्ट ने जमानत दी, मेघालय पुलिस हाई कोर्ट पहुंची। हाई कोर्ट में जब ये बहस हुई, हाई कोर्ट ने फिर कहा नहीं, सोनम की जमानत बरकरार रहेगी। फिर मेघालय पुलिस सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी 1 जुलाई को, और 3 जुलाई को इस पर सुनवाई हुई थी। सुप्रीम कोर्ट ने आज कहा कि यह बात गलत है कि अगर एक धारा गलत लिख दी गई, एक टाइपो एरर है, तो उसके बिहाफ पर कोई आजाद रहने का हकदार हो जाता है। मेघालय हाई कोर्ट और शिलोंग लोअर कोर्ट, इन दोनों ने गलत फैसला दिया और गलत जमानत दी सोनम को। अगर गलती से 403 धारा लिखा और वो 103 होना चाहिए, तो इसका ये मतलब नहीं कि सोनम को आप जमानत दे दीजिए, क्योंकि क्राइम हीनियस है। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसा नहीं था कि सोनम को पता नहीं था कि उसे क्यों गिरफ्तार किया गया। इसकी 2-3 बातें बताई सुप्रीम कोर्ट ने। एक, सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि 9 जून को उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में जब सोनम ने खुद को सरेंडर किया, तो सरेंडर कोई क्यों करता है? एक आम आदमी सरेंडर नहीं करेगा,
कि मैं यहाँ हूँ, मैं सरेंडर कर रहा हूँ, मुझे पकड़ लो। पुलिस शायद पकड़ेगी भी नहीं, भाई तुमने कुछ किया तभी तो पकड़ेंगे, या सरेंडर क्यों कर रहे हो। तो सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि 9 जून 2025 को अगर सोनम ने उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में सरेंडर किया, इसका मतलब है कि सोनम जानती थी कि उसके ऊपर उसके पति राजा रघुवंशी के कत्ल का इल्ज़ाम है और पुलिस उसे ढूंढ रही है। यानी सोनम को अपने जुर्म के बारे में जानकारी थी सरेंडर करते वक्त। तो पहली चीज़ और पहला सबूत ये। दूसरा, इसके बाद जब FIR दर्ज हुई, पुलिस पूछताछ हुई, उसके बाद 3 बार सोनम ने लोअर कोर्ट में जमानत की याचिका दी। तीनों बार जब जमानत की याचिका दी तो उन तीनों बार जमानत के पेपर में इस बात को मेंशन किया गया था कि वो जमानत क्यों चाहती है, किस जुर्म में गिरफ्तार किया गया और उस पर इल्ज़ाम क्या है। उस जमानत के पेपर में यह लिखा हुआ था कि वो राजा रघुवंशी के मर्डर केस की आरोपी नंबर 1 है। तो इसका मतलब ये हुआ कि सोनम को पता था कि किस जुर्म में उसे गिरफ्तार किया गया। इसीलिए इन सारी चीज़ों को सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये मेघालय हाईकोर्ट और शिलोंग की लोअर कोर्ट ने जमानत गलत तरीके से दिया और सुप्रीम कोर्ट सोनम की जमानत को रद्द कर दी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सोनम को 2 राहत दी। पहली, उसने कहा कि जमानत हम रद्द करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि इस फैसले के साथ आज ही आप जेल पहुंच जाइए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा हम आपको 3 वीक 3 हफ्ते का वक्त देते हैं, आप 3 हफ्ते के अंदर अंदर खुद को सरेंडर कर दीजिए मेघालय पुलिस के सामने और मेघालय पुलिस आपको जेल तक पहुंचा देगी जहां से आप आई हैं। तो पहली राहत यह है कि सोनम अभी 3 हफ्ते और आज़ाद रहेगी। और 3 हफ्ते का मतलब है कि सोनम अब बेवकूफ़ तो है नहीं, आज़ादी मिली है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है तो वो कल ही जाके सरेंडर कर देगी। पुलिस भी पकड़ने के लिए अभी मजबूर भी नहीं है क्योंकि 3 हफ्ता उसके पास है। तो जब 3 हफ्ते में शायद, अगर मेरा अपना मानना है, 1-2 दिन बचेगा तो वो जाके सरेंडर कर देगी, या उसका मूड हुआ तो पहले ही चली जाएगी। अगर वो बाहर बोर हो गई हो अब तक रहते रहते तो फिर जेल चली जाएगी पहले, वरना 3 हफ्ते का वो भरपूर फायदा उठाएगी। दूसरी राहत जो सोनम को दी, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप सरेंडर कीजिए, जेल जाइए, लेकिन अगर राजा रघुवंशी मर्डर केस में अगले 6 महीने के अंदर ट्रायल कोर्ट अपना फैसला नहीं सुनाती, ट्रायल कोर्ट अपनी सुनवाई पूरी नहीं करती, तो आप जमानत के लिए अर्जी देने की हकदार हैं। यानी 6 महीने सुप्रीम कोर्ट के हिसाब से राजा रघुवंशी मर्डर केस का फैसला आ जाना चाहिए। और अगर 6 महीने में ये फैसला नहीं आया, शिलोंग की कोर्ट ने फैसला नहीं दिया, तो 6 महीने बाद सोनम फिर से जमानत पर आज़ाद हो जाएगी, क्योंकि देश की सबसे बड़ी अदालत ने कहा है कि अगर 6 महीने में इस मुकदमे की सुनवाई पूरी नहीं हुई तो आप नए सिरे से जमानत की अर्जी दीजिए। अब सवाल ये है कि क्या 6 महीने में फैसला आ जाएगा। तो ज़मीनी हकीकत ये है कि कोर्ट को ही बताया गया कि राजा रघुवंशी मर्डर केस में चार्जशीट दाखिल हो गई है, सप्लीमेंट्री चार्जशीट भी दाखिल हो गई है। चार्जशीट में कुल 94 गवाहों के नाम लिखे गए हैं, लिस्टेड है, 94 विटनेस हैं इसमें। अब सवाल यह है कि चार्जशीट फ्रेम, सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल, लेकिन अभी चार्जेस फ्रेम नहीं हुए हैं। अभी पुलिस ने चार्जशीट दाखिल की, सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल की। अब अदालत को यह तय करना है कि पुलिस ने जो जो चार्जेस लगाए, जो जो धाराएं लगाई हैं सोनम और बाकी के आरोपियों पर, क्या वो सही है कि नहीं है। अब कोर्ट उसमें से कुछ धाराएं काट सकती है, कुछ धाराएं जोड़ सकती है, तो उसको कहते हैं चार्ज फ्रेम करना। तो अभी केस उस लेवल पे पहुंचा ही नहीं कि चार्ज फ्रेम हुआ हो, सिर्फ चार्जशीट दाखिल हुई। अब चार्ज फ्रेम होने में भी कुछ हफ्ते तो लग ही जाएंगे, 6 महीने का वक्त है, 94 विटनेस। अब अगर रिकॉर्ड को हम लोग देखते हुए चले तो 94 गवाहों की गवाही 6 महीने के अंदर पूरी हो जाए, नामुमकिन तो नहीं है लेकिन मुश्किल है। और अगर 6 महीने में यह नहीं हो पाता है तो सोनम फिर से आज़ाद होगी। तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया, 20 दिन लगे इस मामले की सुनवाई में, पर सोनम आखिरकार 3 हफ्ते बाद जेल जाएगी। तो ये थी आज की कहानी। अब आपसे मुलाकात होगी कल रात 9 बजे किसी नई कहानी के साथ। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।